नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास योगीराम पॉडकास्ट में, जहां हम उन व्यक्तियों से बातचीत करते हैं जो समाज के बदलाव की नई रोशनी जला रहे हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत, आदित्य टिक्कू जी, जिन्होंने समाज, साहित्य, महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अंतर्द्वंद न केवल एक चर्चित कृति है, बल्कि इसमें संकलित लघु कहानियों और कविताओं के लिए इन्हें कलमकार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में इनकी 3 पुस्तकों की श्रृंखला दृष्टिकोण प्रकाशित हुई, जो पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो रही है। साल 2024 में समाज, साहित्य, महिलाओं और बच्चों के कल्याण में इनके अभूतपूर्व योगदान को सराहते हुए इन्हें नेशनल आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आइए इनसे जानते हैं इनके सफर, विचारों और समाज के प्रति इनके दृष्टिकोण के बारे में। वेरी वार्म वेलकम आदित्य टिक्कू जी, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो चालू करते हैं आज का पॉडकास्ट सबसे पहले सवाल के साथ। कुंभ कैसा रहा? सर जी, कुंभ बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा, अद्भुत, दिव्य। जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। ये मेरा और तीसरा कुंभ था और मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा, इतना सिस्टमेटिकली, इतना हर तरह से लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इवन पब्लिक ने जिस तरह से इसमें योगदान दे रही है, मतलब अविश्वसनीय। मतलब आप समझिए कि तकरीबन ऑलमोस्ट राजस्थान की आबादी जितनी तो लोग एक एक दिन में पहुंच रहे हैं, वो भी एक शहर में, और शहर अपने जगह पे स्थिर है। ये गंगा माँ का प्रताप है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान आप एक महिला मर्डर को बचाव कर रहे थे, तो क्या आपको सच में लगता है कि जो एक कातिल है उसको बचाना चाहिए, या वो फीमेल है इसलिए उसको बचाना चाहिए? या मैं देखिए, जो क्राइम है उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। क्राइम कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता, चाहे महिला करे या पुरुष करे। उसको जो भी हमारे कानून के हिसाब से सजा होती है, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर मर्डर हुआ है, कोई भी क्राइम हुआ है, जो भी लॉ है, लेकिन जो भी है उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन केवल इतना शोर भी नहीं मचना चाहिए जैसे क्या मालूम क्या चीज है, उसकी स्थिति क्या थी, परिस्थितियां क्या थी, उस पे भी देना चाहिए ध्यान। आप अभी भी देखिए, हर घंटे हर मिनट्स में तो हमारे यहाँ वुमेन क्राइम हो रहा है। एक का आया, ठीक है, बुरा हुआ, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन हम एक बेंच मार्क नहीं कर सकते कि अब सारी लड़कियां ही उनका बुरा कर रही हैं, सब कुछ ही गलत हो रहा है। वो उससे में कोई इशू है, जिसने गलत किया उसको आप सजा दीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप एक केस के लिए पूरी नारी समाज को कर दीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से कनेक्टेड, और जो अभी जो ट्रेंड चल रहा, अभी कुछ न्यूज में जो आया था कि दहेज के कारण एक लड़के ने आत्महत्या करी, सो आप सर इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? यार सेम वही बात है भाई, जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है। जिसने किया बहुत गंदा है। आप मेरे ख्याल से बेंगलोर केस का जिक्र कर रहे हैं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ। आप भी देख लीजिए, कितने महीनों और सालों में इतने केस मिले हैं आपको, 2 3 5। आप अपने सराउंडिंग में देख लेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डाउरी केसेस आपको भरे हुए मिलेंगे। अब लोग, कोई सभ्य समाज जो एली हमारे जैसे हैं, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट या सो कॉल्ड मॉडर्न फैमिलीज, जो कहती हैं हम डाउरी नहीं लेते। मैं डाउरी बताता हूँ कैसे लेते हैं। डाउरी सर ऐसे होती है कि आपकी जो शादी हो रही है, वो अब शादियां 1 1 करोड़ की हो रही हैं। और डाउरी का क्या मतलब होता है कि मैं आपसे कार लूं तभी डाउरी है, प्री वेडिंग हो रही है, सारी चीज। आप लेवल तो देखिए, कहीं तो आपको लिमिट करने है ना, कि हम डाउरी नहीं ले रहे हैं, आपने उसका शेप बदल दिया है, आप गिफ्ट ले रहे हैं। सर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। माता पिता बच्चों से कुछ पूछते हैं तो आप बच्चों को सही बताते हैं, जब कि बच्चे शिकायत करते हैं तो माता पिता को ही दोष देते हैं। सो सर इसके बारे में बताइए, ये कैसा है? कल्चरल डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, कि क्या है? मेरे को दोनों से प्रॉब्लम है। तो देखिए, पेरेंट्स की मेरे को इश्यूज ये है कि पेरेंट का सबसे मजेदार चीज बहुत ये हो गया है कि वो तो बच्चा बनना चाहते हैं, और जैसे ही बच्चा होता है वो बड़ा बन जाए। मतलब कोई पेरेंट बड़ा होने को ही तैयार नहीं है। भाई आप यंग लगिए, हेल्दी लगिए, इट्स बहुत अच्छी बात है। मैं में ड्रॉबैक है, मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो ये मेरी गलत बात है। आज के जनरेशन हेल्थ पे ध्यान दे रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप मेंटली भी तो मैच्योर हो जाइए सर। हेल्थ का मतलब केवल यंग दिखना ही नहीं होता है। आप बच्चे के संग किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्या बिहेवियर है, क्या एटमॉस्फेयर है, आप वो भी तो देखिए। आप
कितना आप अपने घर जाएं या मेरे घर में जाइए, आपको हर घर में एक मोबाइल दिखाएगा और ब्लेम करेंगे आज की जनरेशन ऐसा। अरे व्हाट डू यू मीन बाय आज की जनरेशन? जब बच्चा आपका दूध नहीं पी रहा था या पढ़ नहीं रहा था, आपने हाथ में मोबाइल पकड़ाया है, अब उसको आपने एडिक्टेड कर दिया, अब आप ब्लेम कर रहे हैं। बच्चों की तो कोई गलती है ही नहीं, कोई गलती नहीं है बच्चों की। आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, लैपटॉप हमने दिया, मोबाइल हम दे रहे हैं, मतलब कौन सी चीज है? बच्चों को टाइम हम नहीं देते। मैं थक के आया हूँ भाई, थक के आया हूँ तो भाई घर तो आपका है, आपको ही संभालना है। मैं दिन भर घर का काम कर रही हूँ, कितना ध्यान दूं भाई? मत दीजिए, फिर ब्लेम मत कीजिए। मेरा है कि ब्लेम मत करो। बच्चे को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट कॉर्नर है। सेम विद वो फीमेल वाली बात है कि वो बोल नहीं सकता, आपसे दबा हुआ है, तो सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दो। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग आवर्स, इस पे भी आजकल बहुत डिबेट हो रहा है। सो आपका इस पे क्या टिप्पणी है, क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में बताइए। काम तो करना पड़ेगा। अगर आपको ग्रो करना है या राइज करना है, बहुत आगे की चीज है, दैट इज अलग, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। मेरा कहना है अगर आपको सरवाइव भी करना है, सरवाइव करना है तो आपको 16 घंटे 18 घंटे काम करना पड़ेगा। देर इज नो ऑप्शन। अब फिर देखिए, या तो आप काम कर लीजिए या फिर वही गेम है सबसे बढ़िया, ब्लेम करिए। इंडिया कहते हैं हम 5th पोजीशन पे आ गए हैं इकोनॉमिकली, आ गए तो कल गिर भी सकते हैं। आपको अगर स्टेब्लिश होना है, ग्रो करना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। मिनिमम आपको 16 18 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप बैठे रहिए। और ये नहीं है कि सेम लॉ हर जगह लग रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे, आपके आगे की जनरेशन करेगी, तो माइट बी थर्ड जनरेशन थोड़ी डिसेंट लाइफ जिए। और अगर आप डिसेंट लेंगे तो वो स्ट्रगल करेगा। स्ट्रगल कोई ऐसी चीज है नहीं यार। स्ट्रगल हम लोग आजकल काफी फैंसी वर्ड यूज करने लग गए। काम कर रहे हो भाई, आप कैपेबल नहीं हो इसलिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। जो टॉपर था हमारे क्लास में, वो 1 2 घंटे पढ़ता था। मैं टॉपर नहीं था इसलिए मेरे को ज्यादा पढ़ना पड़ता था, तब भी उससे कम मार्क्स आते थे। तो इसको स्ट्रगल थोड़ी कहूंगा। आप काम ज्यादा स्मार्टली कीजिए, इतने अच्छे टूल्स आ गए, सब कुछ आ गया अब तो यार, बहुत इजी कन्वीनियंट लाइफ हो गई है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द पर्सनल वन, आपको जो अवार्ड्स मिले और जो आपने जो काम किए हैं, इसके बारे में सर बताइए डिटेल में, और पुस्तकों के बारे में भी। बस ठीक है, सही टाइम पे सही चीजें हो गई। काम बहुत था, बहुत अच्छा मैं काम कर सकता था और करना भी चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। काम इतना नहीं किया जितना शोर मच गया या दोस्तों ने सपोर्ट कर दिया। ये तो दोस्तों का सपोर्ट था। टॉकिंग अबाउट द बुक्स, आपकी जो बुक्स और आपको जो उसके अवार्ड मिले हैं, एंड कि जो नए राइटर्स हैं, मैं जब बोलूं ऑथर्स हैं, सो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह तो क्या मैं दूं, मैं खुद ही सीख रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत लिखना है इजीली और अपनी थॉट लिखनी है, तो मेरे पास तो एक ही रास्ता है जिसको मैं शॉर्टकट कहता हूँ राइटिंग के लिए, वो है रीडिंग। उसके अलावा मेरे को कोई और ऑप्शन नहीं दिखता है। या तो आप एक्सट्रीम लेवल पे इंटेलिजेंट हो तो आप अपने आप पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से जितनी बुक्स रीड कर सकते हो करो, बेस्ट वही है। मुझे वही लगता है, रीडिंग कीजिए, अपग्रेड कीजिए, रीडिंग करिए, बहुत जरूरी है यार। बुक का एक अलग ही मजा है। मेरे को तो बुक का एक अलग ही फील देता है। मतलब दिन भर लैपटॉप पे काम करता हूँ, लेकिन जो बुक आपको सुकून देती है ना, कोई नहीं। आपको अलग अलग सोच, आपकी थॉट डेवलप होती है। फिर आप अच्छा पढ़ो तो बुक्स बहुत अच्छी हैं। बुक्स रीडिंग करिए और आराम से आप लिख पाएंगे। और साहित्य लिखने की जगह बेसिक लिखना शुरू कीजिए। आजकल एक ये भी इशू हो गया, जिसको लिखना है वो बुकर्स अवार्ड के लिए ही लिख रहा है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ऑन द डॉट मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप क्या प्रभाव डालना चाहते हैं, और इसके बारे में डिटेल बताइए। ऑन द डॉट क्या है और क्या आपका इसका मोटिव है, या ये बोल लीजिए आपका क्या इस पे विजन है? सर मैं बहुत सिंपल सा आदमी हूँ। लिखने का शौक है, न्यूज का शौक रहा है। मेरे ख्याल से तकरीबन 24 साल का मेरे को राइटिंग का एक्सपीरियंस है। तो ऑन द डॉट हम लोगों ने शायद कोविड से पहले शुरू किया था। वेब पोर्टल है, न्यूज आते हैं, सोशल पॉलिटिकल न्यूज़ेस होती हैं। एक बेसिक सी है, एक ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से न्यूज का अलग पॉइंट ऑफ व्यू देना, न्यूज को करना। बस इतना सा काम अच्छा है। हिंदी में है, इंग्लिश में है। हिंदी में तो पूरा प्रॉपरली, मतलब जिसे कहते हैं अपन सोशल न्यूज वेब पोर्टल है। इंग्लिश भी वही है, लेकिन इसका जो रीच है वो हिंदी की हमारी बहुत बेटर है कंपैरिजन टू इंग्लिश। और इंग्लिश हमारी ज्यादातर आउट ऑफ इंडिया पढ़ी जा रही है, उसका मार्केट है अपना। इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा और आगे पूछना चाहूंगा कि बीइंग इनटू दैट दिस हेक्टिक लाइफ, तो आपकी क्या दिनचर्या है, कैसे आप उसको संभालते हैं, कैसे आप वर्क बैलेंस आप करते हैं, इसके बारे में, फैमिली टाइम कैसा होता है, इसके बारे में सर डिटेल में बताइए। मैं एंजॉय करता हूँ काम करना। एक तो ये भी चीज है, मेरे को शौक है, तो मैं अराउंड आप पकड़ लीजिए 4:30 के आसपास मेरा लैपटॉप खुल जाता है। तो मैं 4
3:45 बजे उठ जाता हूँ, लैपटॉप खुल जाता है, तब जो कुछ काम होता है वो कर लेता हूँ 6-7 बजे तक। उसके बाद मेरा ब्रेक होता है, फिर 9 बजे से मेरा फिर काम शुरू हो जाता है। तो ये है। और फैमिली का तो ये है कि बॉस, अभी राइट नाउ आई एम इन जयपुर, तो अभी तक मेरी घर पे 3-4 बार तो वीडियो कॉल हो चुकी है। मतलब वीडियो घर वाले से तो मैं इतनी घर पे बात नहीं होती जितनी बाहर से होती है। ओके तो ओके। वो भी नहीं है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फैमिली से भी नहीं बात कर सकूं। मैं सारे फैमिली से भी बात होती है, फ्रेंड से भी बात होती है, सब कुछ नहीं, बहुत आराम से टाइम निकल रहा है। पर्सनली आई रियली एंजॉय वर्किंग। अगर काम एक दो कम होते हैं ना तो मेरे को तब टेंशन होती है, ये क्या हो गया। मूविंग टू योर बुक, योर अवार्ड विनिंग बुक जी अंतर्द्वंद और दृष्टिकोण, सर इसके बारे में बताइए सर, डिटेल सर, में। अंतर्द्वंद जो थी वो मेरी शॉर्ट स्टोरीज और शॉर्ट पोएम्स के ऊपर थी। वो एक, जो शॉर्ट स्टोरीज में पहले लिखता था उसको थोड़ा बहुत मैं ठीक ठाक अपना डिसेंट वर्क मानता हूँ। उसमें काफी मतलब इमोशन उसको मैंने टच किया था। सोशल जो हमारा है पूरा संरक्षण किस तरह चल रहा है, समाज कैसा है, समाज में क्या हो सकता है, क्या चल रहा है, एक अपना एक नजरिया था। वो थोड़ी कहानियां ठीक थी, इसको मैं कहता हूँ हाँ थोड़ी बहुत ठीक काम है। बाकी सोशल पॉलिटिकल आर्टिकल्स तो बेसिक से होते हैं। ये तो उत्कृष्ट पब्लिकेशन की ग्रेटनेस है कि उनने मेरे पुराने आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए, वरना कोई ऐसी चीज नहीं है। जनरली कोई पढ़ना चाहे हिस्ट्री में, किसी को जाना चाहे कि उस मूवमेंट पे क्या हुआ था, तो थोड़ा शायद काम आ जाए। बाकी बेसिकली मेरी कहानियां थोड़ी बेटर थी, उसके ऊपर थी दृष्टि अपना अंतर्द्वंद। बुक का नाम अंतर्द्वंद था, उसमें शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स थी। ये है। सोशल एक्टिविटी की मैं जब बात करूं तो क्या क्या आपको चैलेंजेस, या शुरुआती दौर में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यार चैलेंजेस कुछ नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप में इच्छा होनी चाहिए, इच्छा है तो आप कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। कोई चैलेंजेस नहीं है, बहुत काम कर सकते हैं। अगर आपको सोशल वर्क करना है, मैं कह रहा हूँ, मुझे छोड़िए, आपको छोड़ें, सबको छोड़ दें, वो अपने जहां भी हैं अभी अपने घर के पास किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं। मैं ट्रस्ट मी, वहां के जो प्रिंसिपल होंगे, टीचर होंगे, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। बस ये मत जाइए कि आप अगर 1 रुपए का भी खर्च कर रहे हैं तो आपकी फोटो खिंच जाए। अगर सच में आपको कुछ काम करना है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, आप अपन किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी बेसिक से तो नियर अबाउट 500 to 1000 बक्स का हमारा खर्चा होता है। उसमें एक जना पढ़ सकता है, आप में इच्छा होनी चाहिए। अभी भी स्कूल फीस बहुत कम है, बुक्स ऑलमोस्ट फ्री हैं। आप एडॉप्ट मत कीजिए, बहुत टफ है, लेकिन आप एजुकेशन एडॉप्शन तो बहुत आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने जीवन में आप सिर्फ एक जने को तो पढ़ा दीजिए। फिर समाज और सारी बातों पे हम अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, एक जने को तो पढ़ा सकते हैं यार। 1000 रुपए तो निकाल सकते हैं। अगर आप 500 निकाल दीजिए, ट्रस्ट में, अगर आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट कर दें तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा। आप एसआईपी इन सब पे अपना पैसा करते हैं, लेकिन जो 500 रुपए में एक बच्चा पढ़ के आपको दे के देगा, वो अतुल्य है। सम्मान से लेकिन पढ़ाइए, वो काम आप कर सकते हैं, उसमें कुछ इच्छा विच्छा नहीं है, आप में होना चाहिए। कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। मूविंग बैक टू वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला कुंभ मेला और अभी सबसे ज्यादा चर्चित में, आपने कहा कि आप 3 बार अपने कुंभ मेला के जो है पावन तीर्थ पर आप गए हैं। सो तीनों में क्या क्या आपने विशेषताएं देखी, तीनों में क्या क्या समानताएं थी, और आपका क्या अनुभव था तीनों को मिला के, जब मैं बोलूं। कुंभ ऐसी चीज मतलब है, जो कहते हैं ना कि गलत वर्ड यूज कर लेता हूं मैं, मुझे गर्व नहीं, मुझे घमंड होता है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ मेरे को अपने परिवार पे गर्व नहीं घमंड है, वही मुझे कुंभ पे भी है। इससे पहले वाला तो कोविड में मैं गया था। एक तो आप अलग दुनिया में हैं, एक आपको अलग दिव्यता फील होती है। इस कुंभ में मैंने कि एक भी, इतनी भीड़ में मैंने भिखारी नहीं देखा। अब आप किसी, कोई बेचारा नट वाला डांस कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, उसको आप भिखारी का रूप दे के नेगेटिविटी फैलाएं तो बात अलग है, लेकिन पर्सनली वो बेचारा कुछ काम कर रहा है, श्रम कर रहा है, वो आपसे बेकार में यूं मांग नहीं रहा है। इतना अच्छा कुंभ यार, मतलब बता नहीं सकता, शब्द नहीं है। मतलब देखिए, संगम में जो स्नान अपन डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, वो तो एक अलौकिक है ही। बाकी कुंभ अपने आप में बहुत बढ़िया है। इतनी भीड़, इतनी भीड़ है, कोई टकरा नहीं रहा है, कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा है, सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। मैं प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्या पुलिस वाले ने हमें बता दिया तो क्या, ये तो उसका काम था। सारा काम सरकार का, सारा काम प्रशासन का है। लेकिन कुंभ में आपको जो डिफरेंस दिखता है, पब्लिक भी अपना कुंभ समझ के काम कर रही है। कहीं आपको गलती मेरे को नहीं दिखी, मैं आपको सच बता, मैं मतलब इस बार का कुंभ तो यार आउट ऑफ थॉट है कि ये कैसे, मतलब आप
एक बेसिक चीज बताऊं मैं आपको, वॉशरूम्स पहले भी बनते थे, ऐसी बात नहीं है कि इस बार कुंभ में बनाया तो कोई बहुत अलग चीज बना दी है। लेकिन आप, एक जना जा रहा है चेंजिंग रूम में और बाहर आ रहा है, एक व्यक्ति अंदर जाता है और साफ करता है, मतलब जिस लेवल पे काम हो रहा है शब्द नहीं है, वंदनीय, लिटरली वंदनीय, बहुत अच्छा काम, कुंभ बहुत अच्छा। मैंने तो कोविड के टाइम भी देखा था, कोविड के टाइम में तो ऑनेस्टली इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अरेंजमेंट इस बार बहुत अच्छे हैं। इवन प्राइवेट लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। जितनी प्रशंसा की जाए कम है, काम बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। और संगम में जो आप डुबकी लगाते हैं यार, पता नहीं, वहां प्रकृति और ईश्वर आपको बता देता है कि आप कहाँ पे हो। वो जब हम नाव में जाते हैं, वो जो गंगा और जमुना का यूं मिलाप होता है, अद्वितीय। मैं ये नहीं कह रहा मैंने दुनिया देखी है, लेकिन थोड़ी बहुत तो मैंने भी ट्रेवल करा ही है। 22 साल, 25 साल, 22-24 साल से तो मैं इंटरनेशनल ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत दुनिया तो मैंने भी देखी है। लेकिन वो जो एक फील आपको देता है नाव से, मैं डुबकी भी नहीं कह रहा हूँ, वो जो आपको यूं दिखती है, उफ, दिव्य। और फिर जब आप डुबकी लगाते हैं, और वो मैं साइंटिफिक में बिल्कुल नहीं आइडिया, मुझे पता भी नहीं, लेकिन जो मुझे फील है, वो जब आप उतरते हैं और संगम में करते हैं, वो जो पैरों के नीचे से आपको एक फील आती कि नहीं, ये गंगा जमुना नहीं है, यहाँ सरस्वती भी है। ऊपर से आपको नहीं दिख रही या किसी भी तरह, लेकिन वो जो नीचे से आपको एक फील देती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। त्योहार और शादियां, हाँ, और आपने 21 से 22 शादियों में सहयोग किया है, करवाई हैं, तो इसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं त्योहार बनाता हूँ और बड़े खुशी और शौक से बनाता हूँ। मुझे त्योहार और शादी में कोई बुराई नहीं दिखती, बिल्कुल अच्छी चीज है, करनी चाहिए। हम सामाजिक लोग हैं, शादियां होनी चाहिए, त्योहार भी बनने चाहिए, बहुत अच्छे से बनने चाहिए। मुझे जो इशू है वो ये है कि त्योहार मेरा है तो मैं बनाऊं, मेरा पड़ोसी कैसे बना रहा है, मेरे रिश्तेदार कैसे बना रहा है, उस पे मेरे को आपत्ति है करीब करीब। कि मैं बनाऊं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुंबई में मैं गणपति जी रखता था, तो कई जने आके मुझसे कहते थे, अरे आदित्य ये करो, नहीं तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे, ये करो। तो मेरा हर समय एक ही पॉइंट रहता है, यार वो गणेश जी हैं, ईश्वर हैं, उनका थोड़ा तो हम सम्मान कर लें। भाई मेरे घर में जो है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ वो खुश हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी ईश्वर किसी बच्चे से इस बात पर नाराज हो सकता है कि इसने लड्डू कितने का चढ़ाया ने कितने का मेरे को डेकोरेशन किया। बराबर, एकदम बराबर। ये मैं नहीं मान सकता। और मैं तो कहता हूँ इस तरह की थॉट आप अपने आप में ईश्वर का अपमान है। हम्म। कि मैं आपको बताऊं, कई जने मैंने देखे कि फेस्टिवल में लोन ले रहे हैं। भाई किस लिए, क्यों, मैं इस तरह की लाइट लगवानी है, क्यों, क्योंकि नेबर ने लगाई है। अरे एक जैसे धनतेरस पे चीजें खरीदने का है, तो भाई धनतेरस का इसलिए कि आप जितने सक्षम है, कोई ना कोई नई चीज आ जाए किसी तरह। और सनातन में तो इतनी वास्टनेस है, इतनी महानता है कि आप धनतेरस पे झाड़ू खरीद सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आपको सोना और चांदी ही खरीदना है, आप झाड़ू खरीद लीजिए, गुड़ खरीद लीजिए, मुरमुरे खरीद लीजिए, तो आप हर चीज खरीद सकते हैं। भगवान तो हर चीज में प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान तो खुश हैं, वो ये कह रहे हैं इंसान तू भी कभी खुश हो जा। राइट लोग राइट पैसा राइट ले लेके पूरा बोनस अपना गोल्ड कॉइन में खरीद रहे हैं। राइट राइट। क्यों, क्योंकि अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे हमने गोल्ड का कॉइन खरीदा, किस लिए। दिखाने के लिए। तो इसको मैं फेस्टिवल का अपमान ही मानता हूँ, मैं इसको ईश्वर का अपमान मानता हूँ। बाकी आप से फेस्टिवल बनाइए, हम भी पहले बनाते थे, ऐसा थोड़ी है कि पहले हमने नहीं बनाया और अब नहीं बना रहे, अभी भी बनाइए, लेकिन आप जितने सक्षम है जिस तरह बना सकते हैं। त्योहार खुशी का होना चाहिए, कर्ज का नहीं होना चाहिए कि मैंने कर्ज ले लिया। भाई मीठा खाना है, मीठा खाइए ना, बेसिक से बना लीजिए, आप खुश होने चाहिए, ये चीज। और शादी का भी यार ये चीज हो गई है, करिए, अगर आप कर सकते हैं बिल्कुल करिए। आप 200 करोड़, 200 जो भी करोड़ों में चल रही हैं शादियां, वो करिए, कोई बुराई नहीं है आपके पास करिए। जैसे हमारे पिछले साल जो फेमस शादी हुई थी, तब सबने शोर मचाया, देखो इतने करोड़ों, अरे भाई उनके पास है, भाई उनके पास था, उनने करा, लोग कर सकते हैं, करिए। लेकिन आप लोन ले लेके एक शादी कर रहे हो, मैं इसमें कोई नहीं मान सकता। मैं आपको बताऊं, मेरे एक नोन है, एक कंपनी में काम करते हैं, मैं बताऊंगा नहीं नाम बच्चों का, दे हैव टेकन 85 लाख रुपीज लोन। और और जब उनने बोला सर मेरा 85 लाख का लोन हो गया, मैं इतना खुश हो गया, मुझे लगा वो मकान खरीद रहा है। मेरा बढ़िया है यार, बहुत अच्छा स्टेप है। बोलता है नहीं मकान नहीं ले रहा हूँ, शादी के लिए। बोला, यार 85 लाख का तू अभी लोन भरना चालू करेगा, 20 साल में भरेगा, तेरे पास बचेगा क्या, फिर तुम आपस में लड़ोगे नहीं तो क्या करोगे। मतलब एक राइट। लिमिट होनी चाहिए।
अपना सेंस की बात है। मैं इसको मेंटल सिकनेस मान रहा हूँ और कुछ नहीं है। लोन ले रहे हो आप, शादी करे, एजुकेशन लोन दिलवा दो, जो काम की चीज है। होम लोन, कोई भी चीज हो, आप जो कर सकते हो कर दो ना यार, शादी है। और सबसे मेरे को जो एक हमारी इंटरेस्टिंग चीज लगती है सर, हम डीजे पे खर्च करते हैं, हम सेट पे खर्च करते हैं, हम खाने पे खर्च करते हैं, घोड़े पे, लाइट पे, सब पे खर्च कर देंगे। लेकिन जो सबसे मूल चीज है शादी, जो मंत्र करते हैं, जो हमारी विधि है, उसमें हम सबसे ज्यादा करने में लग जाएंगे। राइट जो राइट व्यक्ति आपकी शादी कर रहा है, जो आपको विधि विधान से करवा रहा है, जिससे हम राइट। कहते हैं कि भाई जिसके कारण शादी चलेगी, जो हमारी मान्यता है, राइट। उसमें हम सबसे ज्यादा पैसा, यार पैसे ले लेता है क्या है। और मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, सॉरी, मगर मैं आजकल की कई चीजें हैं जिससे कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता। आपके पास जितना है, उतने में करिए, खुशी से करिए। लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, उसके बाद शादी के बाद फिर कर्ज चुका रहे हैं, फिर लड़की को समझा रहे हैं, हाय इतना खर्चा हो गया, अब तू खर्च मत कर। अरे भाई, उसने तो नई जिंदगी चालू की है, वो आते ही पहले उपवास में पहुंच जाए तो वो गलत चीज है, मेरे को नहीं जमती। शादी तो अच्छे से होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, फालतू खर्च तो नहीं करें। सर, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड द यू नो आपका क्या सजेशन है, क्या सुझाव है, क्या ये है योगीराम पॉडकास्ट के जो व्यूअर्स हैं इनके लिए, व्हाट इज योर लास्ट मैसेज फॉर योगीराम पॉडकास्ट व्यूअर्स? सर, आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका धैर्य बहुत अच्छा है, धैर्य बनाए रखें, धैर्य में ही सफलता छुपी हुई है। और व्यूज बहुत अच्छा है सर आपका, यूट्यूब चैनल तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपने इतना समय दिया अपने चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी कभी मिलते हैं, फिर बैठेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट थैंक यू। सर, थैंक्स फॉर योर टाइम।